गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं सीटेट अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको आप सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। उसमें हिंदी शिक्षा शास्त्र के कितने प्रश्न आते हैं इस पे हम बात करेंगे और कैसे पढ़ना चाहिए हिंदी शिक्षा शास्त्र ताकि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके, इसीलिए यह एक विषयवार सीरीज चलाई जा रही है यूट्यूब पे। तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं जो आपके परिचित हैं उनको आप बताइए कि कक्षा आरंभ हो चुकी है और उस कक्षा से लाभ प्राप्त करें। चलिए हम हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। हिंदी शिक्षा शास्त्र पढ़ने से पहले हमें सिलेबस को समझना होगा, पाठ्यक्रम को समझना होगा कि कितने प्रश्न आते हैं और कहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को यह पता नहीं होता कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। इसीलिए सीटेट में जो असफलता का दर आप देखेंगे बहुत अधिक है। मात्र 30% के आसपास विद्यार्थी ही सफल हो पाते हैं। चलिए बात करते हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र में सिलेबस की बात करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भाषा का अधिगम एवं अर्जन। ध्यान रखिए, अधिगम भाषा का अधिगम एवं अर्जन। अब अधिकांश विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता होता कि अधिगम क्या है और अर्जन क्या है। तो पहला टॉपिक भाषा का अधिगम और अर्जन है। यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है भाषा कौशल। भाषा कौशल, अब कौशल क्या है अगर ये आपसे पूछा जाए, जिसको आप लैंग्वेज स्किल कहते हैं, भाषा कौशल कहते हैं। पहले वाले को अंग्रेजी में कहते हैं अधिगम को लर्निंग एंड एक्विजिशन, अर्थात लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है भाषा कौशल, जिसको आप लैंग्वेज स्किल कहते हैं। मैं विद्यार्थियों से पूछता हूं कि अच्छा बताइए कौशल किसे कहते हैं, आप उत्तर नहीं दे पाते। कौशल का अर्थ क्या होता है, स्किल का अर्थ क्या होता है, किसी भी कार्य को ठीक ढंग से करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यानी कि किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है, किसी भी कार्य को हमने क्या बताया, करने की क्षमता, और ठीक ढंग से करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। ठीक है, फिर हम बता रहे हैं किसी भी कार्य को करना कौशल नहीं है, क्षमता होनी चाहिए और वो क्षमता ठीक ढंग से हो। और आप जैसे सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपको पकौड़े तलना है, ठीक है, तो आप कितने तरीके से पकौड़े बना सकते हैं, ये क्या है, कौशल है। आ गई बात समझ में। तो भाषा कौशल, यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2 से 3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा जो हमारा टॉपिक है भाषा अधिगम में, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा अधिगम में व्याकरण की, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, इसको आप नोट कर लेंगे। जो भी सिलेबस में लिखवा रहा हूं इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहां से लगभग 2 से 3 प्रश्न, देखिए जितने भी टॉपिक है ना, यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुल शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्नों की संख्या है 15 प्रश्न है, और एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 15 नंबर के प्रश्न हो गए। चौथा जो हमारा टॉपिक है भाषाई विविधता, क्या है, भाषाई विविधता, ये हमारा टॉपिक है, जिसको आप लैंग्वेज डाइवर्सिटी कहते हैं, या इसको एक और नाम से जानते हैं, भाषाई विविधता को सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता।
इन सब पे हम बात करेंगे और खासकर जो वर्तमान संदर्भ की शिक्षा है उसमें इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है, भाषाई विविधता या सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, पांचवा टॉपिक, भाषा अधिगम में, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, अर्थात यदि आपको भाषा सीखना है तो व्याकरण का कितना महत्व है, क्या व्याकरण सीखे बिना भी आप भाषा सीख सकते हैं? अगर आपको बोलना है तो क्या व्याकरण आनी चाहिए? अगर आपको समझना है तो क्या व्याकरण आनी चाहिए? अर्थात जो भाषा के कौशल हैं, जिसको आप LSRW कहते हैं, लिसनिंग, जिसको आप सुनना कहते हैं, स्पीकिंग बोलना कहते हैं, रीडिंग पढ़ना कहते हैं, राइटिंग लिखना कहते हैं, क्या इनको करने के लिए, इसमें कौशल प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है या नहीं है? है तो क्यों है? और अगर आपको व्याकरण पढ़ाना है, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, किस विधि से पढ़ाएगा, किस सिद्धांत से पढ़ाएगा, इन सब की हम बात करेंगे। हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि विधि और सिद्धांत में क्या अंतर है, क्यों आगमन विधि लिखा जाता है, क्यों कहीं कहीं अन्य जगहों पे आप देखते होंगे कि किसी टॉपिक है वहां लिख दिया सिद्धांत, भाषा साहचर्य सिद्धांत। तो सिद्धांत और विधि में क्या अंतर है, इसकी भी हम बात करेंगे। जो हमारा 6 टॉपिक है, छठवां टॉपिक है, वो है अधिगम अक्षमता। क्या है? अधिगम अक्षमता, जिसको आप लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि सर अक्षमता और बीमारी एक ही बात है क्या? नहीं विद्यार्थियों, अक्षमता और बीमारी अलग है। अक्षमता या डिसऑर्डर को हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, बीमारी क्यूरेबल होती है, ठीक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, तो सिम्टम कम हो जाएंगे, ठीक है। सिम्टम मतलब जो बाहरी दिख रहा है कि उसमें यह प्रभाव है इस बीमारी के कारण, वो कम हो जाते हैं और सामान्य रूप से व्यक्ति जीवन व्यतीत कर लेता है, सीखने लगता है। तो अधिगम अक्षमता की बात करेंगे, जिसको आप लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भाषा और समाज। भाषा का समाज से क्या संबंध है? क्या समाज से बाहर रहकर भाषा सीखी जा सकती है? अगर नहीं सीखी जा सकती है तो क्यों नहीं सीखी जा सकती है? अगर सीखी जा सकती है तो क्यों सीखी जा सकती है? इसके विषय में हम बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। ध्यान दीजिए, शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको आप टीचिंग एड्स भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। तो ये 8 टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, जिसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं और बेहतर अंक अगर आप कोशिश करेंगे तो 15 में 15 भी आ सकते हैं, 14 की तो बात ही नहीं। अब देखिए 2 से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न, लगभग 2 प्रश्न, लगभग 2 प्रश्न, यहां लर्निंग डिसऑर्डर से 2 से 3 प्रश्न, ये भाषा और समाज से लगभग 2 से 3 प्रश्न, शिक्षण सहायक सामग्री से भी 2 से 3 प्रश्न। तो किसी में कम, किसी में ज्यादा, और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है? 15 प्रश्न हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी हो सकता है कि यहां से एक प्रश्न पूछ दे, कभी हो सकता है कि इसी से 3 प्रश्न आ जाए, इससे एक आ जाए, लेकिन आप मान के चलिए कि आप 2-3 प्रश्न के लिए तैयार रहिए प्रत्येक टॉपिक से, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल परीक्षा है, मैं बार बार कहता हूं, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको आप सी टेट कहते हैं, शुद्ध उच्चारण होता है CTET, करेक्ट स्पेल यही है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं और हम प्रश्नों पे आ जाते हैं। जब हम प्रश्न करेंगे तो आप
पहले क्वेश्चन को देखिए, मैं 2 4 10 सेकंड रुकूंगा, आप उत्तर को सोचेंगे, तत्पश्चात मैं फिर उत्तर बताऊंगा और चारों ऑप्शन का हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और पहले प्रश्न पे आ जाते हैं और पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न जो है वह भाषा अधिगम विधि, बहुत ही अच्छा प्रश्न। वह भाषा अधिगम विधि जिसमें विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या कहलाती है। समझते इसको, आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं भी न समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, समयानुसार आपको जवाब दे दिया जाएगा। अब देखिए अर्थपूर्ण बातचीत, यहां से शब्द उठाइए। तो जब भी विद्यार्थी आपस में बातचीत करे तो अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण का अर्थ होता है कि अननेसेसरी बातें ना करे। अगर बातचीत कर रहा है तो उससे सीखे, शब्द सीखे, वाक्य सीखे। तो अर्थपूर्ण बातचीत का यही अर्थ है। तो विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या कहलाती है। निर्माणवाद इसी पे फोकस करता है। निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपने सुना होगा। निर्माणवाद कि बच्चा जो है उसको आप प्रॉब्लम दीजिए और खुद वो सोचकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आप एक सहायक की भूमिका निभाइए। तो अब ये 4 ऑप्शन देखते हैं, संरचनात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषणात्मक विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। क्या उत्तर होगा इसका, सोच लीजिए आप, फिर मैं डिस्कस करता हूं। संरचनात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषणात्मक विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये परीक्षा में आप कंफ्यूज हो गए, तो यहां तो बातचीत है ना, बातचीत किस में आ जाएगा, संप्रेषणात्मक विधि। अब आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विधि, और कहीं हम विधि देखते हैं और कहीं सिद्धांत देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। अब देखिए सिद्धांत, जैसे आपने सुना होगा कि मेरा ये सिद्धांत है कि मैं किसी से फोन पे बात नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मेरा ये सिद्धांत है, मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा। तो सिद्धांत और विधि क्या है, तो देखिए सिद्धांत जो है ना, एक तरह से ये सोच है। क्या है, सोच है, और ये अमूर्त होगा। क्या होगा, अमूर्त होगा, लेकिन ये तार्किक भी होगा। क्या होगा, तार्किक भी होगा। और विधि जो है, कोई सिद्धांत कितना सही है, कितना गलत है, इसको जस्टिफाई कौन करता है, तो विधि करती है। कौन सा क्या करेगा, विधि। ठीक है, तो सिद्धांत को स्वीकृत करना है, ध्यान दीजिए, सिद्धांत को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का काम कौन करेगा, विधि। और सिद्धांत क्या है, एक सोच है। सोच कैसा होना चाहिए, तार्किक। अतार्किक काम, अगर कोई अतार्किक है तो वो सोच है ही नहीं, ये मानिए। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 करते हैं। पहला जो यहां दिया गया है, संरचनात्मक विधि। क्या है, संरचनात्मक विधि है, जिसको आप स्ट्रक्चरल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, स्ट्रक्चरल मेथड। अब ये क्या है स्ट्रक्चरल मेथड। अब देखिए, जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो स्ट्रक्चरल मेथड क्या है, तो स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। आपको पता है कि प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, अपनी संरचना होती है। ये आपको पता होगा कि हर भाषा अपनी एक संरचना में लिखी जाती है, एक स्ट्रक्चर में लिखी जाती है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी की संरचना है। तो संरचनात्मक विधि में हम क्या करते हैं, भाषा, कोई भी भाषा हो, और खासकर ये संरचनात्मक विधि है, ये लैंग्वेज 2 के लिए होता है। 2 का मतलब
अदर देन मदर टंग, जो आपकी मातृभाषा है उससे अलग कोई भाषा सीखनी है तो संरचनात्मक विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो संरचना यानी भाषा की हम क्या सिखाते हैं, संरचना सिखाते हैं, अर्थात बनावट सिखाते हैं, और फिर बालक को बोलते हैं कि ये चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और उसके द्वारा फिर बालक बोलना सीखता है, लिखना सीखता है। आगे मीन्स संरचना, जैसे बता देना है कि पहले इसमें सब्जेक्ट कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर कर्म आएगा, ऐसे ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड का ही एक रूप है। ठीक है, संरचनात्मक विधि। अब प्रत्यक्ष विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि को हमने क्या बताया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। अंग्रेजी में भी सीख लीजिए, दोनों सीखेंगे काम आएगा। प्रत्यक्ष विधि में यह किया जाता है, जैसे आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखना है। फॉरेन लैंग्वेज का अर्थ है अदर देन मदर टंग, यानी जो आपकी मातृभाषा से अलग है वो सभी आपके लिए क्या है, विदेशी भाषा है जो आपको सीखनी है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है, इसमें डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए हमें अंग्रेजी सीखना है तो हम ये नहीं करेंगे कि हिंदी सिखाएंगे फिर उसका ट्रांसलेशन करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको अंग्रेजी से ही अंग्रेजी सिखाई जाएगी, यानी कि अंग्रेजी से ही क्या सिखाई जाएगी, अंग्रेजी सिखाई जाएगी डायरेक्ट मेथड में। मेरी बात समझ में आ गई। अब आप लोग देखते होंगे इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जो लोग ज्यादा अंग्रेजी की बुक पढ़ते हैं ना, आप देखेंगे कि उनकी जो अंग्रेजी होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मेथड से सीखा। आ गई बात समझ में? तो ये जो है प्रत्यक्ष विधि और संरचनात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि का ही एक रूप संरचनात्मक विधि है। प्रत्यक्ष विधि का जो सबसे पहला जो प्रयोग किया गया ना, वो इंग्लैंड में किया गया। कहाँ किया गया? इंग्लैंड में किया गया, और 1900 ईस्वी के आसपास किया गया। फिर ये देखा गया कि नहीं, इसमें खामियां हैं। ठीक है, तो फिर इसका थोड़ा सा मॉडरेट विधि लाया गया, संरचनात्मक विधि। इसे बताने का प्रयास किया गया कि नहीं, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और इस तरह से आप वाक्य बनाना सीखिए आगे। और लेकिन डायरेक्ट मेथड में ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट सिखा दिया, चलो पढ़ो ये, और बस ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, आगे बात समझ में। संप्रेषणात्मक विधि को एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? भावों को व्यक्त करना, यही होता है ना। संप्रेषण का क्या अर्थ है? भावों को व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना। तो अपने विचारों को केवल व्यक्त करना ही नहीं, ठीक ढंग से व्यक्त करना क्या है, संप्रेषणात्मक विधि है। तो इसमें अर्थपूर्ण बातचीत आ जाएगी, और स्थितियों का सामना करने के लिए आप क्या, जैसे आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको कुछ बोलना है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? शब्द चाहिए, वाक्य चाहिए, क्योंकि जिसके पास वोकैब की कमी होगी, शब्दकोश की कमी होगी, वो बोल ही नहीं पाएगा। तो संप्रेषणात्मक विधि में आपस में बातचीत करने का अधिक से अधिक मौका दिया जाता है। ठीक है, बोलने का मौका दिया जाता है, सुनने का भी मौका दिया जाता है, फोकस बोलने पे ज्यादा रहता है। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है ना, समझिएगा। ये पूछा जाता है व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, इसको लिख भी लीजिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि क्या है। तो अब इसमें एक तरफ जो आपका मदर टंग है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं, और दूसरा मान लीजिए कोई आप अन्य भाषा सीखते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, हेलो, ठीक है, एक तरफ क्या है, मूल भाषा है, ध्यान दीजिए क्या है, मूल भाषा है, और दूसरी तरफ क्या है, लक्ष्य भाषा है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग नहीं करते थे, अंग्रेज पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो आपको व्याकरण सिखा दिया जाएगा और ट्रांसलेशन करना होगा। ठीक है, पहले आप उसको मूल भाषा में सोचेंगे, फिर लक्ष्य भाषा में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा
साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर ये भाषा ये विधि गलत है, ये विधि सही है। देखिए कोई भी विधि गलत सही नहीं होती, निर्भर करता है कि छात्र कैसे हैं, कक्षा कैसा है, वातावरण कैसा है, उस पर निर्भर करता है किसी भी विधि या सिद्धांत की सफलता या असफलता। अब देखिए ये सारी विधियां हैं, इसी से बहुत सारे सिद्धांत निकल जाएंगे। हमने अपना एक सिद्धांत बना लिया, मान लीजिए इसमें हमने कुछ संशोधन कर लिया व्याकरण अनुवाद विधि में, और इसी से रिलेटेड हमने कुछ अपना सिद्धांत बना लिया। लेकिन हमारा सिद्धांत तभी सही होगा जब व्याकरण अनुवाद विधि हमारे सिद्धांत को हमारा सिद्धांत उसको फॉलो करेगा, उसका अनुसरण करेगा। नहीं तो हमारा सिद्धांत तर्कहीन हो जाएगा, और कोई भी सिद्धांत अगर तर्कहीन है तो फिर वो हिस्सा नहीं है सिद्धांत का। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, संप्रेषणात्मक विधि है। ठीक है, अब चलिए कम्युनिकेटिव मेथड भी इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है। अब देखिए पठन बोध की बात करते हैं। देखिए एक एक शब्द यदि आप समझते हैं ना, तो यकीन मानिए परीक्षा में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अधिकांश विद्यार्थियों को शब्दार्थ नहीं पता होता, पठन बोध ही नहीं समझ पाते, ये क्या लिखा है, बोध क्या। ठीक है, तो देखिए हम पठन बोध की बात करते हैं। बोध का अर्थ क्या होता है, समझ होता है। क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, समझ। ठीक है, अब पठन बोध को अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे रीडिंग। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब कितने लोग इसको पता है क्या बोलते हैं। देखिए गलत कैसे बोलते हैं, लिखते हैं अपठित गद्यांश, लिखते हैं ना अपठित गद्यांश। भैया ये गद्यांश अपठित कैसे हुआ, जरा बताइए। अपठित क्या, तो ये शब्द बिल्कुल गलत है। अपठित गद्यांश कुछ नहीं होता, अपठित पद्यांश कुछ नहीं होता, पठन बोध रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है। अनुमान लगाना, सारांशीकरण, निष्कर्ष निकालना, संपादन। चलिए सोच लीजिए क्या उत्तर होगा। चलिए बता देते हैं इसका उत्तर क्या होगा, संपादन। अब डिस्कस करते हैं सारांशीकरण। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, समराइज करना। निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन। संपादन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं। अब हम आपसे पूछे कि अनुमान लगाना क्या है, और अनुमान लगाने को आप क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही है, अनुमान लगाने को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। अब जब आप कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो आप अनुमान लगा लेते हैं, इसका उत्तर ये होगा। सारांशीकरण मतलब समराइज, छोटा कर देना, बड़े को आप पढ़ते ना संक्षेपण, इसी को क्या बोलते हैं, संक्षेपण भी कहते हैं। संक्षिप्त करना, जिसको आप समराइज्ड हमने बताया। ठीक है, समराइज कहिए या समराइजेशन कहिए, बात बराबर है। तो यहां संपादन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो अनुमान लगाते हैं, संक्षिप्त भी कर सकते हो उसको दिमाग में, और निष्कर्ष निकालना, फाइनली आपने क्या कंक्लूजन निकालना, जिसको आप कहते हैं कि क्या सीख मिली, या तमाम तरह की बातें। संपादन क्या है, एडिटिंग है। और संपादन जैसे आपने सुना होगा न्यूज एडिटर, सुना होगा ना, न्यूज एडिटर तो करता क्या है, न्यूज एडिटर करता क्या है, तो संपादन करता है, यानी पठन के योग्य बनाता है चीजों को, और वहां से क्या अच्छा नहीं है, जो पाठक को रुचि नहीं लगेगा,
तो यही होगा, क्योंकि पठन के योग, ये पठन बोध की युक्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पठन के योग्य बना रहा है। अब पाठक उसको पढ़ेगा तो फिर चेंज किस में हो जाएगा, पठन बोध में। तो जो एडिटिंग होता है, एडिटिंग आप नहीं कर सकते, आपके पास तो बुक है, अब आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें एडिटिंग करते हो क्या, ये गलत नहीं करते ना, मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिएगा, सांकेतिक भाषा के बारे में कौन सी बात सही है। सॉरी फॉर दैट, गला थोड़ा सा खराब है। सांकेतिक भाषा के बारे में कौन सी बात सही है, तो अब देखिए सांकेतिक भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा, जिसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं आप, ठीक है। अब सांकेतिक भाषा में व्याकरण होती है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन, सांकेतिक भाषा में व्याकरण नहीं होती, विश्व में केवल एक ही सांकेतिक भाषा है, संकेत भाषा केवल विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए ही होती है। कौन सा बात सही है, तो देखिए सांकेतिक भाषा में व्याकरण होती है, आपको लगेगा ये कौन सी बात है। देखिए सांकेतिक भाषा एक दृश्य होती है, मतलब, और एक श्रव्य होती है। श्रव्य का मतलब सुनना, जैसे विद्यालय, विद्यालय में घंटी बजती है तो आप क्या सोचते हैं, छुट्टी हो गई, तो श्रव्य। दृश्य क्या है, देखकर समझना। अब जैसे आप देखे होंगे कुछ विशेष आवश्यकता वाले लोग होते हैं या नहीं भी होते हैं, और कोड वर्ड में बात करना होता है, जैसे क्रिकेटर को देखते होंगे, समझ जाते हैं, उनका अपना एक सिस्टम होता है, पैटर्न होता है, तो बिल्कुल व्याकरण होती है, क्योंकि अगर पैटर्न नहीं होगा, जैसे आप देखते होंगे ऐसे, या तो एक फिक्स पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न में सामने वाला समझता है और उसके सामने वाला बोलता है, या सामने वाला बोलता है और उसके सामने वाला समझता है। अगर पैटर्न नहीं रहेगा तो नहीं समझ पाएगा। अब जो सांकेतिक भाषा है ना, ये विश्व में अलग अलग है। विश्व में क्या है, अलग अलग है। अगर आप यूएसए की सांकेतिक भाषा से भारत की सांकेतिक भाषा की तुलना करें, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहां कुछ ऐसे करने का मीनिंग कुछ और हो सकता है, हमारे यहां ऐसे करने का मीनिंग कुछ और हो सकता है। तो एक ही सांकेतिक, ये तो बिल्कुल गलत है। व्याकरण नहीं होती, होती है, ये भी गलत है। संकेत भाषा केवल विशेष आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए नहीं होती, आम आदमी भी अगर कुछ दूरी पे है या कुछ कुछ गुप्त संचार प्रेषित करना चाहता है तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। तो बिल्कुल थर्ड का ए उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये भी बहुत सरल प्रश्न है। कक्षा 8 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को आनंद और कष्ट से संबंधित शब्दों को सोचने के लिए कहती है। तो देखिए जब भी आप प्रश्न पढ़िए ना, तो अपने आप को यहां अध्यापिका या अध्यापक रख लीजिए, और सामने कुछ बच्चे हैं तो सोचिए कि हमने उनको वर्क दिया है। आपने क्या वर्क दिया है कि आनंद और कष्ट से संबंधित शब्दों को सोचिए, यानी आनंद, ठीक है, और कष्ट।
ठीक है। अब आनंद और कष्ट से संबंधित शब्द, यानी कि इसका हमें पर्यायवाची और कष्ट का पर्यायवाची, ठीक है। तो बच्चा मान लो कष्ट का दुख लिख दिया, आनंद का सुख लिख दिया, ठीक है, खुशी लिख दिया, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए बाद में वह 5-5 के समूह में इन दो शब्दों के आधार पर शब्द जाल बनाने के लिए कहती है। शब्द जाल क्या होता है? शब्द जाल होता है एक ही व्यवसाय या व्यवसाय कह लीजिए, या एक ही क्षेत्र विशेष से संबंधित लोगों की भाषा या शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द जाल कहलाते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे आनंद 5 समूह में बांट दिया, 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह और 5 समूह, ठीक है। और इन दोनों शब्द कुछ ये समूह बना के लाया, कुछ ये समूह बना के लाया, कुछ ये समूह, कुछ ये समूह और कुछ ये समूह। तो अब देखिए शब्द जाल तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि शब्द जाल बनाने के लिए कहती है, तो ये शब्द जाल नहीं होगा। विन्यास का अर्थ होता है सजाना, जैसे आप बोलते हैं ना केस विन्यास, केस को सजाना, तो ये सजाने वाली भी बात नहीं है, तो ये दो बिल्कुल नहीं होगा। थीम विषयक उपागम आयाम आधारित। अब देखिए थीम विषयक क्या है ना, यहां थीम विषयक का अर्थ होता है कुछ थीम दे दिया, तो यहां एक थीम आनंद दे दिया, एक थीम क्या दे दिया? कष्ट दे दिया, और इस पे वो शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा थीम विषयक उपागम होगा, आयाम नहीं होगा। आयाम तो अलग, अगर आयाम उसे कहते हैं जैसे एक शब्द होता और कहा जाता कि इसके कितने आयाम हो सकते हैं, आनंद के कितने पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाता? आयाम हो जाता। यहां आनंद और कष्ट को यानी कि दो थीम हो गए और थीम में बांट दिया गया, तो क्या हो जाएगा? थीम विषयक उपागम होगा। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, देखते हैं यहां क्या उत्तर होगा। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के द्वारा एक समयावधि में भाषा अधिगम के कुछ दृष्टांतों का संग्रह करता है, शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उनका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। इस प्रकार के आकलन को क्या कहते हैं? क्या उत्तर होगा? थीम आधारित आकलन, यहां थीम से तो अभी बताया था कोई मतलब नहीं है, थीम तो सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। संरचनात्मक, अच्छा संरचनात्मक और योगात्मक में बड़ी आप लोग कंफ्यूज होते हैं। संरचनात्मक को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट बोलते हैं, और योगात्मक को हम क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो संरचनात्मक यानी कि एफए नाम सुना होगा, और योगात्मक को एसए, और इसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब समझिएगा इसका उत्तर देखिए क्या होगा, तो इसका उत्तर यही होगा पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि में, मान लीजिए ये विद्यार्थी है, ठीक है, विद्यार्थी है, इसका क्लास है 9वीं कक्षा का, या 10वीं, 9वीं, 10वीं, कुछ भी लीजिए, 6, 8, 7 कुछ भी। अब पूरी 10वीं कक्षा में इसका विकास कैसा रहा?
ठीक है। एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसा रहा, ठीक है। समृद्धि ग्रोथ कैसा रहा, इन सब का रिकॉर्ड रखना एक निश्चित समयावधि में, उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है समझिएगा, ठीक है। संरचनात्मक आकलन, संरचनात्मक आकलन हम किसे कहते हैं, जिसको आप फॉर्मेटिव, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अध्ययन और अध्यापन के बीच में चलता है, के मध्य में। अभी हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एफए एग्जाम होता है, फिर FA2 होगा, FA1, फिर SA1 होता है। फॉर्मेटिव में ये देखा जाता है कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, यानी कि जो सिलेबस पढ़ रहा है उसमें सीखा नहीं सीखा, तो फिर यहां हम रेमेडियल क्लास लगा सकते हैं। रेमेडियल समझ रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। तो अध्ययन अध्यापन के बीच में चलेगा। योगात्मक में ऐसी बात नहीं होगी, ये टर्म एंड एग्जाम होता है, यानी कि एंड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट कक्षा में जाके फिर हम FA1 FA2 करते हैं। तो जो फॉर्मेटिव होता है, हमेशा ध्यान रखिए, एक तरह से यह देखने का प्रयास किया जाता है संरचनात्मक आकलन में कि जो वो सीख रहा है उसकी संरचना कैसी है, क्या वो सही सीख रहा है, गलत सीख रहा है। यदि गलत सीख रहा है तो फिर हम उपचार करें और उसे ठीक ढंग से सिखाएं। आ गई बात समझ में। समेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, वो फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। अब हम आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कल्पना देवी जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बनाने और इस बारे में समग्र यानी टोटलिटी प्राप्त करने के लिए इस विषय पे एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? पठन, पढ़ना, लेकिन केवल पढ़ना पठन नहीं है, ठीक ढंग से पढ़ना, समझते हुए पढ़ना क्या है? पठन है। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड रीडिंग, ठीक है। अब पठन, अब क्या होगा, अब बारीकी से पढ़ना। तो अब यहां क्या लिखा है? समग्र संदेश, समझ लीजिए। समग्र संदेश का क्या अर्थ है कि पूर्ण रूप से समझ बनाने के लिए, यही है। तो वो क्या करेंगे? सरसरी तौर पे तो पढ़ेंगे नहीं, तो गहन पठन करेंगे। देखिए, बारीकी पठन, बारीकी से पठन और गहन पठन दोनों लगभग एक ही है, लेकिन इन दोनों में चुनाव करना हो तो किसको कहेंगे? क्योंकि यह जो है, इस शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से सही शब्द है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आ गई बात। अब देखिए, एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। पठन को हम दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है मौन पठन, मौन पठन, ठीक है, समझते होंगे मौन पठन क्या है, ठीक है। और दूसरा जो होता है सस्वर पठन, क्या होता है? सस्वर पठन होता है। और एक क्या होता है? मौन पठन होता है। अब मौन पठन में मन ही मन गहन रूप से पढ़ना, ठीक एक एक लाइन पढ़ना गहन पठन कहलाएगा। मन ही मन तेज गति से पढ़ना द्रुत पठन कहलाएगा, ठीक है ना। जो इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा जाता है वही सरसरी तौर पे। वक्तव्य पठन किसी के बोलने को पढ़ना कहते हैं, तो इसका कोई यहां सेंस नहीं है। सस्वर पठन में आप देखेंगे
आदर्श पठन आता है, और क्या आता है, अनुकरण पठन आता है। आदर्श पठन, शिक्षक आदर्श होता है, शिक्षक पढ़ता है, उसके पीछे बच्चे पढ़ते हैं। अनुकरण में कोई एक बालक पढ़ेगा और उसको अनुकरण करके नकल करके दूसरा बालक पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण अधिगम का उद्देश्य नहीं है। देखिए व्याकरण आ गया ना, ये किससे लिया गया है, तो ये जो टॉपिक हमने बताया था कि भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, वहां से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण अधिगम का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ में भाषा के प्रयोग के आधार पर नियम खोजना, संदर्भ के नियमों का इस्तेमाल करके समझ बनाना, भाषा के नियमों पर निपुणता प्राप्त करने से ही व्याकरण सीखी जाती है, वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल करना। क्या होगा? अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले अगर नहीं है दिया है ना, तो कौन सा है इसको देख लेते हैं। भाषा के नियमों का इस्तेमाल करके समझ बनाना, बिल्कुल ये तो होगा ही। व्याकरण हम इसीलिए सीखते हैं ताकि हमारा क्या हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अच्छा एक बात बताइए कि व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए व्याकरण हमें क्या बनाता है, तार्किक बनाता है। तार्किक क्या बनाता है, क्या गलत है और क्या सही है। तो कौन सा व्याकरण अधिगम का उद्देश्य नहीं है, तो ये तो होगा भाषा के नियमों पर निपुणता प्राप्त करने से ही व्याकरण, बिल्कुल ये भी सही है। वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में व्याकरण, बिल्कुल, अगर वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में व्याकरण को नहीं शामिल कर पा रहे हैं तो कोई भी चीज सीखना गलत है। तो संदर्भ में भाषा के प्रयोग के आधार पर नियम खोजना, अब खोजने वाली बात यहां नहीं है। संदर्भ में भाषा के प्रयोग के आधार पर यदि आप नियम खोजेंगे तो हो सकता है वो व्याकरण से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो यही 7 का ए उत्तर गलत है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण। अब देख लीजिए, किसी भी बच्चे में जो भाषा का विकास होता है, बच्चे भाषा का जो विकास होता है, समझिए एक होता है पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था, ठीक है, और दूसरा जो हम अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं वास्तविक अवस्था, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पूर्व अवस्था क्या है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो जब पूर्व अवस्था में बालक जन्म लेता है तो रोता है, क्रनंदन या रोना, ये भी एक भाषा ही है, सिंबॉलिक है, क्योंकि उसे भूख लगती है तो क्या करता है, भूख लगती है तो रोता है और मांगता है कि भाई हमें भूख लगी, तो सामने वाला समझ जाता है, तो क्रनंदन या रोना कहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो इसका फेज आता है, ध्यान दीजिए, पहला तो रोना से शुरू होगा, फिर सेकंड फेज जो है बबलाना, जिसको आप बैबलिंग कहते हैं, या बबलाना, कहीं कहीं बलबलाना लिखता है, ठीक है। एक बार आ गया बबलाना, तो सर ये क्या है, बात वही है, बबलाना कहिए या बलबलाना, ठीक है, जिसमें कुछ साउंड होते हैं, ठीक है। इसी बलबलाने में कूजन आता है, जिसको आप कूइंग कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कूइंग। तो भाषिक पूर्व चरण कौन सा है, कूजन और बलबलाना। दो सब वाक्य सीख जाएगा, ये तो बाद की अवस्था है। जो वास्तविक अवस्था है, स्वयं निर्देशित, खुद सेल्फ डायरेक्टेड चीजें बोल रहा है, तो ये तो बाद की बातें हैं। वाक जहां गया, ये तो लेटर अवस्था है, बाद की अवस्था है। कुछ तो बलबलाना में ही क्या आता है, कूजन आता है। मेरी बात समझ गए। हाँ, कुछ जो अस्पष्ट ध्वनियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, कूजन के अंतर्गत आती हैं, और ये लगभग
जो हेलो, आवाज आ रही है? ओके। तो भाषा विकास की भाषिक पूर्व चरण कौन सा है? तो कूजन एवं बलबलाना। बाकी क्लियर हो गया। कूजन कुइंग कहते हैं, ठीक है, जो स्पष्ट ध्वनियां होती हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो रोना, बैबलाना, ये फेज है पहला। दूसरा क्या है? बलबलाना। तीसरा क्या है? हाव भाव, शारीरिक हाव भाव, ठीक है, हाव भाव समझ रहे होंगे। हाव भाव क्या होता है बच्चा, आप देखते हैं कि हाव भाव, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद चौथा जो है, इसको आप क्या कहते हैं? सांकेतिक अभिव्यक्ति। हंसना, मुस्कुराना, ये सब इसमें, ये सब पूर्व की अवस्था है, ठीक है, पूर्व अवस्था। अब वास्तविक अवस्था में कुछ शब्द वाक्य ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, अगर आपसे पूछे कि कूजन क्या है, तो जो रोने के साथ जो जटिल ध्वनि होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? कूजन कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। 9 क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल प्रश्न है। भाषा अधिगम की रचनावादी उपागम किसे समुन्नत करता है? रचनावादी स्ट्रक्चर, ठीक है, नहीं रचनावादी है ना, तो अध्यापक केंद्रित, चुप्पी का कोई मतलब नहीं है, कक्षा में शोरगुल। अध्यापक केंद्रित या शिक्षार्थी? रचना कौन करेगा? बालक करेगा, तो शिक्षा केंद्रित उपागम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, समझिएगा कि भाषा की कक्षा में मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? नम्रता से बोलना सिखाने के लिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मानचित्र का नम्रता से कोई मतलब नहीं है। दिशा का ज्ञान, भाषा की कक्षा में दिशा का कोई मतलब नहीं है। सी और डी में देखते हैं, ध्यान पूर्वक ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? सही तरीके से सीखने के लिए। अब भाषा की मानचित्र मतलब होता है, ये मत सोचिएगा ग्लोब, जैसे ऐसे मात्रा दे दिया, ऐसे मात्रा दे दिया कुछ चार्ट पे, ठीक है, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ये तो इससे क्या होता है? सही तरीके से बच्चे क्या लिखना सिखाने में करते हैं। हम मैप टांग देते हैं ऐसे और कहते हैं कि बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ छोटा ऊ बोलना भी गलत है, दीर्घ ह्रस्व बोलिए, ठीक है। तो देख रहे हैं ये उत्तर होगा। अब देखिए 10 प्रश्न थे, हमने 10 प्रश्न को डिस्कस किया आपके सामने, और उम्मीद करता हूं कि इस 10 प्रश्न से लगभग 30-40 और क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और ये सब दिमाग में रखिएगा, जैसे हमने संरचनात्मक उपागम बताया, ठीक है, जैसे हमने डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि बताया, जैसे हमने अभिव्यक्ति या संप्रेषणात्मक उपागम बताया, फिर हमने पठन में बताया कि मौन पठन और मौन पठन है और सस्वर पठन है, ठीक है। इन सब में क्या अंतर है? वाचन भी कहते ना, चिट्ठी बांच दो, चिट्ठी पढ़ दो। तो इन सब में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगली कक्षा में आप सभी तैयार रहिएगा। अगली कक्षा भी 6:30 पर होगी। उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आप समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।